प्लीज उमर अल्ताफ, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब जो मैं बोलूंगी, आप किसी पर अगर निजी हमला करेंगे उमर अल्ताफ, अगर निजी हमला, एक सेकंड सर प्लीज लेट मी टॉक टू हिम। उमर अल्ताफ, ये निजी हमला करने के लिए आपको नहीं बुलाया मैंने। अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है, क्योंकि मुझे बताया कि आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है तो शो में यू आर मोर देन वेलकम। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों को सोच समझकर अदिति जी, पहले आपने बोलने नहीं दिया, अब आपके गेस्ट। अरे सर, अगर आप किसी पर पर्सनल अटैक करेंगे तो नहीं चलेगा ना सर। आपको फौज से, इंडियन फौज से चिढ़ है, ये तो मैं समझ सकती हूँ सर। आपको इंडियन फौज से और फौजियों से चिढ़ है, क्योंकि वो 1971 आप कभी भूल नहीं सकते। तो मैं समझ रही हूँ आपकी दिक्कत। आप मुद्दे पर रहिए और बोलिए मुद्दे पर, सर्टिफिकेट मत बांटिए और सिखाइए नहीं, सिखाइए नहीं, मुद्दे पर बात करनी है, मुद्दे पर बात कीजिए। सर मैं दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती सर, दर्शकों का वक्त जाया नहीं करती हूँ मैं। मुद्दे पर बात करनी है, आपके पास अनदर 40 सेकंड्स है। 4 रीजन बता दीजिए आपको जिस पर आपत्ति है, प्लीज। अब आप चुप तो कर जाए ना, ताकि मैं बोल लूं। बीच में आप इंटरप्ट कर देती हैं, सारा मोमेंटम फ्लो तोड़ देती हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। 10 सेकंड आपने इसी में जाया कर दिया, 30 सेकंड है आपके पास। अदिति जी, आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ईयरपीस से लेकर आपने उस पर पूरी कहानी डाल दी, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये इस तरह का डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। मैं अब ये बात करूं कि आपके प्रधानमंत्री हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है? वो तो कभी स्कूल ही नहीं गए। मोदी जी, आप मुझे बताएं ना, वो किस स्कूल से पढ़े हुए? क्या वो कभी स्कूल का उन्होंने चेहरा देखा है? एक ग्रेजुएट है, डेमोक्रेसी का प्रधान, ग्रेजुएट है किधर के? और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी छवि बनी है, आपके प्रधानमंत्री की क्या छवि है? जरा वो भी तो देख लो। वो तो स्कूल ही ईयर प्लग तो संभलता नहीं है, मोदी जी, और राष्ट्र चलाने चले, देश चलाने चले, ईयर प्लग तो संभलता नहीं है। सर एक सेकेंड, जनरल सेना मैं जाती हूँ, दर्शक सुन रहे थे, क्योंकि ये जर्नलिस्ट है, ये इनके तर्क हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिस्कस करने आए हैं। वो ग्रेजुएट है मोदी जी। जनरल सेना प्लीज सुनिए, उमर अल्ताफ को बताने दीजिए कि वो कहाँ, किस लेवल पर उनकी सोच जाती है, प्लीज। मैं चाहती हूँ सुने, उसके बाद मैं बताऊंगी। चाय बेच रहे थे क्या? उन्होंने बस 2 जमातें पढ़ी और आपने उनको प्रधानमंत्री चाय बेच रहे थे तो क्या हो गया? चाय बेचना गुनाह है? दिक्कत है आपको? स्कूल तो जाना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, चाय बेचना गुनाह है? चाय बेचना गुनाह है? वो है ग्रेजुएट। सुनिए ध्यान से, एक शब्द होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ध्यान से सुनिएगा उमर अल्ताफ, आपके यहाँ नहीं चलता, क्योंकि फौज ही कंट्रोल करती है। आधे से ज्यादा टाइम आपको फौज ने रूल किया है, तख्ता पलट हो जाता है आपके यहाँ। आपके आधे से ज्यादा जो हेड्स ऑफ स्टेट रहे हैं वो बाहर ही रहे हैं, एग्जाइल में उन्होंने वक्त बिताया है। तो मैं समझ सकती हूँ आपको जो पीड़ा है, लेकिन ये इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यहाँ पर चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम एक मजबूत लोकतंत्र है, और दुनिया कहती है हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सुनिए ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर आएगी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनकी मुलाकात की। प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे नहीं पूछा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। प्रेसिडेंट पुतिन ने उनसे यह भी नहीं पूछा कि आप चाय बेचते थे या आप किसी 5 स्टार होटल में टी पार्टी अटेंड करते थे। ठीक है, तो वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे, इसीलिए कोई सीरियसली नहीं लेता। तारिक फतेह, आप मुझे बताएं वो इलिटरेट है या नहीं है? तारिक फतेह, आपसे सर्टिफिकेट लेंगे, लिटरेसी का सर्टिफिकेट मैं आपसे लूंगी, भारत के लोकतंत्र के लिए आपसे सर्टिफिकेट लूंगी मैं। बालाकोट का दर्द अभी क्या नहीं है? प्लीज तारिक फतेह, ज्यादा पढ़े। अरे कोई बात नहीं सर, बालाकोट का दर्द यहाँ पर आतंकी, सुनिए, यहाँ पर आतंक की शिक्षा नहीं दी जाती है। हाँ, हम आपसे बहुत पीछे हैं और हमें खुशी है इस बात की कि हम पीछे हैं आतंक की शिक्षा में, बहुत खुश हैं हम इस बात से। हमें नहीं उसमें पीएचडी करनी है, बहुत खुश हैं। आप खुश रहिए, आप खुश रहिए इस बात पे। तारिक फतेह जी, देखिए ये पोएटिक जस्टिस है शहजाद, उसके बाद मैं दूंगी आपको फ्लो। एक बार तारिक फतेह का कमेंट, फिर मैं आपको दूंगी फ्लो। पोएटिक जस्टिस है, एंड इट इज कंटेन्ड इन दैट वन लाइन, कैन समवन हेल्प मी। ये इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है कहीं ऊपर से या कहीं से, दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप, कि या तो वो टुकड़े खा रहा है इधर उधर के, या कह रहा है कैन समवन प्लीज हेल्प मी। आप सोचिए, ये माइक्रोफोन के बारे में नहीं कह रहे थे, ये भिखारी दुनिया की महफिल में आके भीख मांग रहे थे, फॉर द सिंपल रीजन कि उस मुल्क का हर पैसा जाता है इनके जनरल्स की जेब में।
इनके यहाँ तो कप्तान भी जो होता है, लेफ्टिनेंट भी होता है, ही इज फुल्ली ऑन द पाथ ऑफ करप्शन, ताकि उसको जमीनें मिलें। लोग बच्चे फौज में जाना ही इसलिए चाहते हैं कि दे नो दैट इज द ओनली वे टू लूट दैट कंट्री एंड कीप इट एज अ बेगर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। मुझे प्राइम मिनिस्टर शरीफ पे तरस आता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव शख्स जो कैपेबिलिटी रखता है, he will not be allowed to do anything, because अब आप देखिए यहाँ कश्मीर पे बहस हो रही है, and these people don't realize कि जिस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की ये बात कर रहे हैं, उसका पहला क्लॉज ये है कि anyone who did not live in Jammu and Kashmir on August 14, 1947 should vacate that place। ये तो पूरा अपना पीओजेके को चीन के हाथ बेच चुके हैं, और वहां कई डिवीजन चाइनीज फौज है, बल्कि चाइनीज जेल्स तक बन गई हैं वहां, ताकि वहां का फ्री लेबर। इन्होंने वो टेरिटरी जो चीन को बेच दी और कुछ मुफ्त में दे दी। ये कह रहे हैं कि हमारा क्लेम है कश्मीर पे। आप जरा जाके पीओके में जाके देखिए, वहां लोग पाकिस्तान फौज के अगेंस्ट किस तरह खड़े हुए हैं। उनके लिए तो उनका ईद हो जाएगी अगर वो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर कंबाइंस टुगेदर एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता? जीएसएन महाज क्या है? ठीक। अब बलोचिस्तान नेशनल आर्मी को कह रहे थे, वहां तो 70 इयर्स से जंग चल रही है पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट। पख्तूनों के साथ क्या हशर किया इन्होंने कि वहां आप देखिए ड्यूरेंट लाइन इनकी बात करें, अंग्रेज की बनाई हुई ड्यूरेंट लाइन, ये अपने आप को ऐसे कहते हैं जैसे कोई हदीस लिखी गई है। इनको शर्म आनी चाहिए और ये भिखमंगों की तरह एक्सेप्ट करें कि दैट वाज पोएटिक जस्टिस। कैन समवन प्लीज हेल्प मी? ठीक है, कैन समवन प्लीज हेल्प मी, ये कह रहे हैं तारिक फतेह। तैयब बलोच जी, मैं बड़े महजूज हो रहा हूँ इस पूरी डिबेट से, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि तारिक फतेह साहब ने जो कहा उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी भी हैं। देखें, पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो भारत के साथ तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखें, वेरी ट्रूली बात, बहुत सच बात ये है कि पाकिस्तान ने एक मुकम्मल एक रजीम जो है वो तैयार की, जो दहशत गर्दाना रजीम है। लेकिन सच बात है, पूरी दुनिया कहती है, हम भी मानते हैं। देखें, इतना भारत मुतासर नहीं हुआ उस दहशतगर्दी से जितना हम पाकिस्तानी बजाते खुद इस दहशतगर्दी से मुतासर हुए। हमारे स्कूल मदरसों से लेकर मसाजिद मंदिर सारे इस दहशतगर्दी की जीनत गए हैं। और अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो साबिक वजीर आजम थे वो हमारी पार्लियामेंट में खड़े होके जो सबसे बड़ा दहशतगर्द था उसको शहीद का लकब दे रहे थे और पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई खतरनाक मैसेज गया। लेकिन अब जो है वो हमें सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है कि तो रजीम चेंज हो गया है और हमारी ये कोशिश भी है और नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो है बेहतरी की तरफ जाए। देखें, इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल आपने तो बयान कर दी कि हम ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थे। हमारी मईशत जो है पाकिस्तान की ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी, IMF के जरिए इंजेक्शन लग रहे थे। उसके बाद तारीख का बदतरीन सैलाब आया, यानी कि सदी का बदतरीन, ये मानसून का खुद इंडिया भी बर्दाश्त करता है लेकिन हमने भी बर्दाश्त किया। तो उसके बाद पाकिस्तान की वो सूरत हाल जो है वो इंतहाई मखदूश हो गई है। इस टाइम 3 करोड़ 30 लाख लोग, जिसमें ज्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के लोग हैं, वो उनको खेमे तक नहीं मिल रहे, उनको खाने को राशन तक नहीं मिल रहा। हमारी हालत, पाकिस्तान की हालत वाकई जो वेंटिलेटर पे पाकिस्तान था उसको इस सैलाब ने मजीद आफत ज़दा कर दी है। तो हमारी हालत बिल्कुल ऐसे हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन चीज है, अगर हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखें उसमें इंडिया के अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। हर मुल्क अपने जो उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, जो उसकी तरजीहात होती है, उसको फॉलो करता है। लेकिन एक बात जो सोचने की है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, वो है ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट। देखिए, दुनिया में चीन और जापान बहुत ज्यादा रिवायती राइवल हैं, बट वो ट्रेडिंग विद एनिमी कंसेप्ट के तहत ट्रेड भी कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान और इंडिया को क्यों नहीं समझ आ रहा। और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी की वजह से जो है वो सार्क जैसा रीजनल जो एक प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल डेड हो चुका है। आज पाकिस्तान